हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेकर आया हूं, जिसमें से आज हम सार संग्रह को कवर करेंगे। इसमें बहुत ही बेहतरीन समान अध्ययन दिया जाता है जीके जीएस के रूप में। इसमें से आपको टोटल 150 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, जुलाई 2023 का मैगजीन है। ये आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी शिक्षक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नज़र इस मैगजीन पे हम डाल लेते हैं। ये आपका प्रतियोगिता दर्पण है जुलाई 2023 का। इसमें से आज हम कवर कर रहे हैं आपको सार संग्रह को। सबसे पहले मेरे दोस्त हम इतिहास को कवर करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में फनम शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? देखिए, मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो ये मेरे दोस्त सिक्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक्चुअल में ये फनम जो था ना, ये चांदी का, शुद्ध चांदी का सिक्का था। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि फनम क्या था? तो फनम आपको मध्यकालीन में ये चांदी का सिक्का था। और ये साथ साथ ना मध्यकालीन में आपको एक जगह का नाम सुने होंगे, त्रवणकोर में ये फनम और चक्राम सिक्का व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप साथ साथ इसको भी आप याद रखिएगा जरूर, चक्राम। ठीक है, चक्राम सिक्का भी आप लोग याद रखिएगा और ये फनम सिक्का भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोनों मध्यकालीन में आपको यूज किया जाता था। और ये शुद्ध चांदी का सिक्का का बना होता था। और ये कौन सा जगह पे किया जाता था? तो ये आपको फनम और चक्राम सिक्का जो था मेरे दोस्त, त्रवणकोर के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था व्यापार के रूप में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे? देखिए, भारतीय इतिहास में कुलाह धारण की संज्ञा किसे दिया गया है? तो कुलाह धारण की जो संज्ञा मेरे दोस्त सैयद बंधु को लोग को दिया गया है। सैयद जो थे, आप दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे सैयद वंश, तो ये सैयद के रिगार्डिंग ये आपको कुल्हा और दारुन का इस्तेमाल किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये कुल्हा होता था ना, तो आप सल्तनत कालीन में पढ़े होंगे सैयद वंश में, उसमें नुकीली टोपी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नुकीली टोपी का प्रयोग करता था। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये आपको सैयद लोग अक्सर इस टोपी का इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए इसे कुल्हा धारण कहा जाता था। किसको? सैयद लोग को। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? आप लोग सब पढ़ रखे होंगे, खिजर खां सैयद वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट किया गया है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो यह अकबर के कार्यकाल में अनुवाद किया गया था। अकबर से देखिए 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक तो आप जब्ती प्रणाली को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जब्ती प्रणाली अकबर के समय में ही शुरू हुआ था। ये आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसने आपको पता है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था। ये भी याद रखना, इबादत खाना ये कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में है। ये कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा है और ये जब्ती प्रणाली भी पूछा गया है। बाकी देखो क्वेश्चन तो अकबर से बहुत है। ठीक है, लेकिन सब कॉमन है, आपको तो ये सब पता होगा। ठीक है, कि बुलंद दरवाज़ा बनाया, आगरा का किला बनाया, पंचमहल बनाया, दीवाने खास बनाया, इलाहाबाद का किला भी बनवाया था, ये लाहौर का किला भी बनवाया था। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब सबको पता होगा। ठीक है, अब कुछ इससे देखो जोड़ के 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दास प्रथा का अंत कब किया था? ये एग्जाम में देखो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था अकबर के द्वारा। फिर 63 पे जब आओगे, 1563 पे जब आइएगा, तो आपको तीर्थ यात्रा करके भी समाप्ति अकबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया गया था 1563 में। अगर फिर 1564 पे आते हो आप, देखिए 1564 में सीरियल नंबर याद रखना, 1564 में आओगे तो इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो एक 1571 का एक डेट आता है, जिसमें से आपको पता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। और ये जो मैं इबादत खाना बताया था, ये 1575 में इबादत खाना का भी स्थापना करता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और 1579 वाला भी आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो मजहर की घोषणा किया जाता है अकबर के द्वारा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे
पूछ लिया जाता है। बाद में आपको पता है अकबर दीन इलाही चलाया था इसने 1582 में, और आपको इलाही संबंध भी इसी के द्वारा चलाया गया था 1583 में। तो अकबर से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इतना याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? ये तीनों बहुत बड़े अपने जमाने के नाटककार है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सभी प्रसिद्ध नाटककार है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात है? तो ये आपको विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाहों के रूप में जाना जाता था। सबसे ज़्यादा आपको ये जहाज का उपयोग तो उसमें चोल काल में हुआ था, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, समुद्री नौसेना। बौद्ध संघों को आचरण के नियम का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये आपको बौद्ध संघों का आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में किया मिलता है? तो आपको ये विनय पिटक में देखने को मिलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसके शासनकाल में, यानी किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो ये कनिष्क के द्वारा अपनाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कनिष्क से आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्क जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कि ये कुषाण वंश का संस्थापक होता है। ठीक है, शासक होता है, संस्थापक नहीं। संस्थापक तो होता है आपका कुजुल काडिफेस। ठीक है, कुषाण वंश से रिलेटेड है ये कनिष्क, और कुषाण वंश के संस्थापक कौन होता है? तो ये कड़फिस होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुजुल काडिफेस ऐसे पूरा नाम है, आप कडिफिस भी याद रखोगे तभी आपका काम हो जाएगा। तो संस्थापक तो हो गया कुषाण वंश का कुजुल काडिफेस, और ये कनिष्क जो होता है यानी कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। सीधा सीधी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सबसे प्रतापी शासक कौन होता है? कनिष्क, ये कुषाण वंश का तो कनिष्क होता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आपसे और एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कनिष्क के देखो 2 राजधानियां था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी पहली राजधानी जो होता है पुरुषपुर होता है, और दूसरी राजधानी मथुरा होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कनिष्क से और क्वेश्चन क्या बनेगा? तो इसने 78, आपको पता है 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया था, ये सबको ही पता ही होगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका कनिष्क के समय में उसके समय में कौन विद्वान था? जो चरक, बहुत फेमस विद्वान था, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चरक उसी के समय में आपका था ये। ठीक है, और एक इसी के समय में आपका कनिष्क के समय में ना रेशम मार्ग का प्रचलन हुआ था, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कि रेशम मार्ग का प्रचलन कनिष्क के समय में हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। और ये तो ये पता होगा कि चौथी बौद्ध संगीति भी किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिए। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला में हुआ था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कनिष्क का हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? हर बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा था? तो डॉक्टर B.N. स्मिथ के द्वारा कहा गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में देखने को मिलता है? तो ये आपको मनु स्मृति में देखने को मिलता है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, ये दशावतार मंदिर अब ढहने वाला है, मतलब जर्जर हो चुका है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देवगढ़ में देखने को मिलता है। देवगढ़ कहाँ है? अगर जगह देखोगे ना तो झांसी में पड़ता है, ये यूपी के पास है ये देवगढ़। ठीक है, झांसी के पास है ये, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये दशावतार मंदिर, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपको विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी के बगल में देवगढ़ जिला है, उसी में ये आपको स्थित है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है?
ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1901 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा भी गया था दादा भाई नौरोजी से। देखिए ये एग्जाम में पूछा भी गया था, अभी हाल फिलहाल भी एग्जाम हुआ था। रहनुमाई, बहुत बार ये एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। रहनुमाई माजदायन सभा, माजदायन सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था, तो 1851 में। आप लोग इसके साथ साथ इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। कहाँ किया गया था, तो ये बम्बई में किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है और दोनों भी है, ये दोनों हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हो ही गया आपको कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो दादा भाई नौरोजी 1901। लेकिन साथ साथ आप इसको भी आप याद रखिएगा, रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में किया जाता है। और ये कहाँ होता है, तो ये इसका स्थापना मुंबई में होता है और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन यानी मतलब भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार कब किया था, तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के समय में ये पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। कब किया था, आपको डेट भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो 1918। इसको भी आप लोग डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल आपको अहमदाबाद मजदूर के समय 1918 में। महात्मा गांधी से देखिए सीरियल नंबर से आपको याद होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पहला नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर आपको चंपारण सत्याग्रह, डेट वाइज आप याद रखिएगा, कई बार आपको सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। चंपारण तो 1917 में भी सबको पता होगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जिसमें से आपको पता है नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति पॉलिसी था। दूसरा नंबर पर आते हैं, जो दिया हुआ है ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1918। दूसरा हो गया आपका ये मिल मजदूर। तीसरा नंबर पर हम आते हैं खेड़ा आंदोलन, कई बार तो ये सीधा दोनों पूछ लिया जाता है, ठीक है। खेड़ा आंदोलन भी कब हुआ है, तो ये 1918, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या फंसाएगा आपको, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था ये, ठीक है, पूर्ण किसान सत्याग्रह जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में, ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कब हुआ था और कौन सा घटना था, तो खेड़ा आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा नंबर पर हम आते हैं खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 1919 आपका खिलाफत आंदोलन हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पे हम बढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, तो अभिज्ञा आंदोलन कब होता है, तो 1930 में आपका सविनय अभिज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 सबको पता ही होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति बोला जाता है, तो 1942, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखते हो तो आपके एग्जाम में थोड़ा सा गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य 1962 में किस तिथि को युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था, आपसे डेट पूछा जा रहा है, तो 20 अक्टूबर 1962 को। अष्टुगार्ड, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मैडम भीखाजी कामा से क्वेश्चन ये हमेशा ही एग्जाम में देखने को मिलता है। ये जर्मनी का जगह है ये अष्टुगार्ड, ठीक है। अष्टुगार्ड में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। पहली बार भारतीय ध्वज किसके द्वारा फहराया गया था, तो ये मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, ये अष्टुगार्ड में। कई बार ये जगह भी प्रॉपर पूछ लिया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड डलहौजी होता है। देखो मेरे दोस्त, लॉर्ड डलहौजी से 1-2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि वही हड़प नीति, सबको पता होगा, मे भी
हड़प नीति इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है, सबको पता होगा। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा। इनाम कमेटी, नाम सुने होंगे, ठीक है। इनाम आयोग, इनाम आयोग का जो स्थापना होता है ना, ये भी आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? इनाम 1852। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हड़प नीति तो सबको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन आपको इनाम आयोग का जो स्थापना होता है 1852 में, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? तो ये आपको बेलग्रेड में किया गया था। किसने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखता ही करा है कि किसने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये सईद अमीर अली के द्वारा किया गया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड इरविन के समय में देखो एक दो घटना है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता अक्सर आप सुने होंगे या देखे होंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब होता है? ये आपको तो डेट भी याद रखना, कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है ये। तो ये 5 मार्च 1931 को होता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आपको लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। तो ये आपको समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा देखते हैं साइमन कमीशन से, जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन का स्थापना आपको पता है कि ये नवंबर 1927 ईस्वी में इसका साइमन कमीशन का स्थापना होता है। क्यों, किस लिए इसका स्थापना किया जाता है? तो भारत में संवैधानिक सुधार के लिए ये आपको स्थापना होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने भारत कब आया था? ये तो 3 फरवरी आपको 1928 इसको, ठीक है, बम्बई में आता है। कई बार यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई आता है, ठीक है। तो इसी में समय में आपको एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। आप लोग अक्सर सुने होंगे, साइमन गो बैक, गो बैक का जो नारा दिया गया था वो आपको दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लाला लाजपत राय मत मार देना, ठीक है। मेहर अली, यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, ठीक है। और इसी समय में जब ये आंदोलन हुआ था, जब ये साइमन कमीशन आया था ना, तो इसी समय में आपका लाला लाजपत राय का मृत्यु होता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। उनका मृत्यु 1928 ईस्वी में हो जाता है। इसी के विरोध में ये आंदोलन करते हैं, उसी के समय में उनके सर पे डंडा पड़ता है और इसी कारण का मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयान प्रकाश पत्र किसके संदर्भ में है या किससे संबंध रखता है? ये पत्रिका दयान प्रकाश पत्र किससे संबंध है? तो ये गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। गोपाल हरि देशमुख से देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। परमहंस नाम सुने होंगे आप लोग, देखो परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली का जो संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल हरि देशमुख है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका परमहंस मंडली की जो स्थापना होता है मेरे दोस्त 1840 में होता है, ठीक है। और इसका जो स्थापना कहाँ होता है? तो ये बम्बई में होता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको दयान प्रकाश पत्र का संबंध तो है ही है गोपाल कृष्ण गोखले देशमुख से, लेकिन परमहंस मंडली की भी स्थापना गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया जाता है 1840 में। आपको कहाँ होता है? ये बम्बई से होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देखिए दिमाग में आ गया गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ गोपाल कृष्ण गोखले से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ऑफ, एक सेकंड, सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इंडिया सोसाइटी। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको 1905 में, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है,
वो मेरे माइंड में आ गया था तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में होता है और किसके द्वारा किया जाता है ये, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। इसका भी स्थापना कहाँ होता है, तो ये आपको मुंबई में होता है, यानी बम्बई में होता है। तो इसको आप लोग दोनों चीज़ जरूर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी में से किसे महक परी की पदवी दिया गया है। यानी 1857 की क्रांति के समय में आपको महक परी की उपाधि किसे दिया गया था, तो ये जीनत महल को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, देखिए क्या क्या पूछा जाता है आपसे। सीधा मंगल पांडे के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 8 अप्रैल 1857, ये डेट आप लोग को जरूर याद रखना है, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। अब मंगल पांडे कौन सा रेजिमेंट से संबंधित था आपको, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 1857 क्रांति का जो शुरुआत होता है वो शुरुआत कब होता है आपका, तो आपको 10 मई, ये डेट याद रखना है, ठीक है। 10 मई को 1857 की क्रांति शुरुआत होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो क्वेश्चन और क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग होता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैनिंग आप याद रख रहे हैं तो साथ साथ आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी आप लोग याद रखिएगा, कोरिलेट करके पढ़ो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होता है उस समय 1857 की क्रांति के समय, तो लॉर्ड पामर्डन होता है, ठीक है, लॉर्ड पामर्स्टन, ठीक है। 1857 में गवर्नर हो गया आपका लॉर्ड कैनिंग, लेकिन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और देखिए 1857 क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। बिहार, अगर हम बिहार चलते हैं, बिहार में अगर देखते हैं तो बिहार में आपको एक होते हैं वीर कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार में आपको 2 क्रांतिकारी होते हैं 1857 की क्रांति के नेता, एक तो होते हैं आपको कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से लड़ते हैं, तो ये आपको कौन सा जगह था यार, देखो मैं भूल रहा हूँ, आपका जगदीशपुर, हाँ ये जगदीशपुर से होते हैं, जगदीशपुर। और एक होते हैं पीर अली जो होते हैं वो पटना से होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि बिहार से कौन कौन थे, तो आपका कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से लड़े थे, और पीर अली पटना से थे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखो एक भी कई बार पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। एक सेकंड, देखो मेरे दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जांच के लिए गठन किया गया था जब 1857 की क्रांति का नरसंहार हुआ था, तो उसमें से आपको पता है बहुत सा लोगों का हत्या हुआ था, तो उसके लिए पील आयोग का गठन हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति के जाँच के लिए किसका गठन किया गया था, तो ये पील कमीशन का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं 1857 की क्रांति से, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग उसको जरूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम पॉलिटी को कवर करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को देखते हैं। कह रहा भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन किस राज्य से हुआ था, तो आपको सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ था आपको पश्चिम बंगाल से हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी किससे बनाया गया था, तो भीमराव अंबेडकर बने थे। ये भी कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होना चाहिए, तो ये 6 माह का होना चाहिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित किया जाता है, तो उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसदों के मतभेद हो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बार क्यों पूछा जा रहा है। मैंने भी बहुत सारा पेपर दिया है, बहुत सारा एग्जाम क्रैक किए हैं, तो मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है, तो ये आपको सरोजिनी नायडू का कथन है। आप सरोजिनी नायडू से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त सरोजिनी नायडू से 2-3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो इसको सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है, भारत की कोकिला
कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिला था, ठीक है, क्वेश्चन मिला होगा। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखो, INS यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कई बार ये फंसा देता है, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार गलती हो जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यही थी सरोजिनी नायडू। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सरोजिनी नायडू से, तीसरा टॉपिक कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, तो ये भी सरोजिनी नायडू से। ये 4 क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू से जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। इस क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था, तो ये 1965 में BSF की भी स्थापना होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको भी याद रखें। सामान्यतः विधानसभा के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितना होता है, तो 1/3 होना चाहिए। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, तो ये सबको पता होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी, ऐसा आर्टिकल 343 में किया गया है। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो ऐसे में हमारा अधिकार पुच्छा लागू किया जाएगा। NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अब हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे, भारत और विश्व के ज्योग्राफी को देखेंगे। कोडाइकिनॉल अक्सर एग्जाम में चर्चा में रहता है ये क्वेश्चन। कोडाइकिनॉल किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कोडाइकिनॉल आपको तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ था, तो ये आपको क्रीटेशियस युग में हुआ था। ये सियाचिन हिमनद कहाँ देखने को मिलता है, तो सियाचिन हिमनद आपको नुब्रा घाटी के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ देखने को मिलता है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक संबंध है, तो रत्नाकर नामक सूचक जो संबंधित है आपको हिंद महासागर से कोरिलेट करता है ये। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको कोकन तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य स्थित है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। सर क्रिक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है, तो ये आपको मोरीबंद डेल्टा जो है ये आपको बंगाल डेल्टा का भाग है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो ये आपको 12 जिला देखने को मिलता है। भारत में यारलुंग या जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है, यारलुंग और जांगबो नदी। और ये ब्रह्मपुत्रा अलग अलग देश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है बांग्लादेश में, जमुना, किसको, ब्रह्मपुत्रा को। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि आपको ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना। और तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो, बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, ठीक है, सांगपो। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन VVI है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब पर्यावरण को हम देखेंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो जैव विविधता अधिनियम जो है आपको 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता रख रखाव किया जाता है, तो ये इन सीट संरक्षण के द्वारा किया जाता है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का फ्लाइंग फॉक्स आपको चमगादड़ को बोला जाता है, ठीक है। डूनोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, तो ये क्या है आपको, ये मैमल है जिसको स्तनधारी के रूप में माना जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखेगा। अगर 50 साल तक कोई जीव जंतु नहीं दिखता है तो उसको क्या माना जाएगा, विलुप्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको बोला जाता है WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? ऐसे लाल पांडा ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, ज्वाइंट पांडा भी उसको बोला जाता है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपको पेरियार कहाँ देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जंगली हाथी के लिए फेमस है, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश में की जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पता है 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या अधिक देखने को मिलता है। स्फीति दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन में होने वाली तीव्र वृद्धि आरोप कभी कभी आधार पर यानी बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। या आधार प्रभाव क्या होता है? तो यह आपको जो होता है या विगत वर्ष की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर आय प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है? यानी जनता के बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो कौन सा है? आपका बिहार है, ठीक है। ये कम ज़्यादा दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आप सबको पता होगा केसी नियोगी था। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी के सभी वस्तुओं को मूल परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो सम्मिलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी CRR में वृद्धि होती है, कब? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में जब कमी आती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज बोला जाता है, ACZ अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? 2006 में हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचाने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन कितना होना चाहिए? तो आपको 2.1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले को शीघ्र निपटारा करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिनियम किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। अब साइंस को भी फटाफट कवर करते हैं। समान विज्ञान से और एवं साइंस एंड टेक को देखेंगे हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, सबको पता है क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये ऑक्सीजन की तुलना में हेमोग्लोबिन ज़्यादा लगाव रखती है, ठीक है। उपचयन जिसको हम लोग ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, जिसमें परमाणु क्या होता है? परमाणु आपको इलेक्ट्रॉन उसमें देता है, ठीक है। गामा किरणें, एक्स किरणें दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगों, इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक्स किरणें परमाणु का गुण है तथा गामा किरणें नाभिक के से उत्सर्जित होता है, इसलिए दोनों डिफरेंस है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है, लगाएंगे, और दूर दृष्टि के लिए आप लोग उत्तल लेंस लगाएंगे। तो ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शीतल पेय बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, जैसे कोका कोला। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरण की बौछार कराई थी, तो उसमें क्या हुआ था? तो आपको पता है, अधिकतर अल्फा पल कण जो था आपको धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार हो गया था, ठीक है। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। रेडियो सक्रियता की मापने वाला उपकरण है, तो रेडियो सक्रियता के जो माप करते हैं हम लोग GM काउंटर के द्वारा उसको मापा जाता है, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो आपको पता है, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था, बेकुरल। तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की समान स्पष्ट न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना होता है? तो आपको 25 सेंटीमीटर होता है। मानव आँख का न्यूनतम दूरी, अधिकतम के लिए तो कोई सीमा नहीं है, जितना तुम्हारा आँख अच्छा है उतना दे सकते हो, यानी अधिकतम के लिए आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो ये आपको झालियों की जड़ से प्राप्त होता है। मिर्च का तीखापन, आपको पता है मिर्च का तीखापन होने का क्या रीजन है? तो उसमें कैप्सोसानिन नामक उपस्थित पाया जाता है, जिसके कारण वो मिर्च तीखा होता है। अब हम लोग खेल कूद को देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉली, स्मैश, सर्विस, ये तीनों शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तीनों खेल जो है लॉन टेनिस में प्रयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर शॉट, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया ये। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। आपको पता है इस साल भारत में ICC का वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में। आपको कहाँ होगा? तो ये भारत में ही होगा। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको लिब्रो शब्द आपको वॉलीबॉल से रिलेटेड है।
भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, मे भी सबको पता होगा, सीके नायडू को बोला जाता है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से है, तो ये भी आपको फुटबॉल से रिलेटेड है। अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट में है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1961 में। अपर कट, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन लड़का बहुत सारा प्लेयर जो होगा एग्जाम देगा, क्रिकेट भी मार देगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अपर कट जो है ना, ये आपको बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपर कट आप लोग देखोगे वीरेंद्र सहवाग अपर कट ज़्यादा खेलता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम विविध को कवर करते हैं। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी ये पूछा है, ठीक है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो ये मेरे दोस्त तेलुगु को कहा जाता है। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन के संरक्षण दिया था, हाँ अकबर, ये देखो आप पढ़े होंगे, किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह को दिया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बिब्लियोमेट्री किससे रिलेटेड है, तो ये पुस्तकालय से रिलेटेड है। श्याम बीवर होता है, तो ये ब्लैक होल को श्याम बीवर कहा जाता है। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीब की कथकली कहा था, तो ये किसको कहा था, तो ये ओट्टा मुथलाल को कहा गया है, जो कि आपको ये केरला में नृत्य देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के अलावा तमिल भाषा की कहाँ की आधिकारिक भाषा है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यानी भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की है, आपको आधिकारिक भाषा है, यानी दो जगह और बोला जाता है जहाँ की आधिकारिक भाषा आपको कहाँ देखने को तमिल, एक श्रीलंका और दूसरा सिंगापुर में, ठीक है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर किस देश में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है, आपको ये गोवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रोसोपिस जुल्फलोरा नामक पादप क्यों समाचार पत्रों में आपको चर्चा में देखने को मिलता है, तो जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां पर आपको जैव विविधता कम करने लगता है, ठीक है, इसीलिए अक्सर चर्चा में रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी जैन मत से ये रिलेटेड है, ठीक है। स्थानक वासी, ये इसको याद रखना, ये आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये आपको मैत्रेय हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन था जो आपको लोग को नया देखने को मिला होगा, ठीक है, तो इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।